हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम प्रैक्टिस सेट 11 करेंगे, जिसमें लैंग्वेज 2 के क्वेश्चंस हैं और ये इसमें संस्कृत शिक्षण के ही क्वेश्चंस हैं। इसमें आज गद्यांश के क्वेश्चन इंक्लूड नहीं है, क्योंकि देखिए आपके एग्ज़ाम में गद्यांश जो है वो बिना देखा हुआ ही आएगा। हो सकता है आप अगर संस्कृत पढ़े रहे हों तो कहीं से कोई गद्यांश आ जाए, बाकी अनसीन ही होता है वो। और ये जो शिक्षण के क्वेश्चंस होते हैं ये रिपीटेड आते हैं एग्ज़ाम में, तो इसलिए जो अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ उसमें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोच रही हूँ कि शिक्षण के क्वेश्चंस करवा दूँ, और गद्यांश भी मैंने करवाए हुए हैं, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा उसको। बाकी आज 11 और 12 जनवरी 2022 का पेपर जो है उसमें जो भी लैंग्वेज 2 में जो भी शिक्षण के क्वेश्चंस आए थे वो सारे मैंने इसमें 30 इंक्लूड कर दिए हैं। और हाँ, 2016 का पेपर रह गया है, उसको मैं आपको डाल दूँगी आज या कल या परसों में मैं आपको वो पेपर दे दूँगी, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन करके अच्छे से मैं आपको डाल दूँगी। आप इस चैनल पर बने रहिएगा। तो चलिए आज हम इस कक्षा का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखितेषु किम सामाजिक उपभाषा कथ्यते। निम्नलिखित में से सामाजिक उपभाषा कौन सा कहा जाता है। कस्यापि समुदायस्य अथवा जनसमूहस्य भाषा या विशेषता। किसी समुदाय या लोगों के समूह, जनसमूह, लोगों के समूह की भाषा की एक विशेषता है ये सामाजिक उपभाषा। या फिर कस्यापि राज्यस्य, देशस्य अथवा महाद्वीपस्य भाषा। किसी राज्य, देश या फिर महाद्वीप की भाषा है। या फिर भाषा क्षेत्रस्य अंतर्गते कस्यापि क्षेत्रस्य भाषा विशेषता। किसी क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र की भाषा है। कस्यापि क्षेत्र के अंतर्गत कस्यापि किसी क्षेत्र की भाषा की विशेषता है। या फिर 4th नंबर, कस्यापि क्षेत्र से लिखिता भाषा साहित्यम च। किसी क्षेत्र की लिखित भाषा और साहित्य है ये। तो देखिए सामाजिक उपभाषा क्या होती है। सामाजिक उपभाषा वो होती है जो किसी एक प्रांत की भाषा होती है, ठीक है। जैसे किसी एक प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति एक भाषा के अलावा, ठीक है, किसी प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति किसी एक भाषा के अलावा भी जो भाषा बोलता है वो ही सामाजिक उपभाषा कहलाती है। सामाजिक उपभाषा किसी समुदाय अथवा जनसमूह की भाषा की विशेषता कही जाती है। समूह या किसी जन समुदाय की भाषा की विशेषता को ही सामाजिक उपभाषा कहते हैं। समाज में रहने वाले कोई एक समुदाय है, ठीक है, कोई एक लोगों का समूह है, उनके द्वारा थोड़ी थोड़ी परिवर्तन करके बोली जाने वाली भाषा, ठीक, वो समाज की उपभाषा होती है। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में खड़ी बोली भाषा बोली जाती है, लेकिन किसी भाग में जहाँ पर अलग समुदाय के लोग रहते हैं, जैसे जाट रहते हैं, गुर्जर, जो खड़ी भाषा से मिलती जुलती भाषा बोलते हैं, लेकिन वो कैसे होती है, भिन्न होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कस्यापि समुदायस्य। 2nd नंबर नहीं होगा, कस्यापि राज्यस्य, देश या महाद्वीप की भाषा नहीं कही जाती है उपभाषा। या फिर क्षेत्र के अंतर्गत, ये भी राइट नहीं है। 4th भी राइट नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो 1st नंबर है कि किसी समुदाय अथवा किसी जनसमूह भाषा की जो विशेषता होती है वो ही सामाजिक उपभाषा होती है। कुछ चेंजेस करके जो बोली जाती है, परिवर्तन के साथ बोली जाती है। इसके बाद देखिए भाषा अस्ति। भाषा क्या है। एका स्वाभाविकी भाषा यस्याः व्याकरणम् अस्ति। एक स्वाभाविक भाषा है जिसका व्याकरण है। स्वाभाविकी भाषा नास्ति, स्वाभाविक भाषा नहीं है। स्वाभाविकी भाषा यस्याः व्याकरणम नास्ति। स्वाभाविक भाषा है किंतु उसका कोई व्याकरण नहीं है। वधिर समुदाय, जो बोल नहीं पाते हैं, वधिर समुदाय से कृत्य संकेतक समूह,
उनका कोई संकेत समूह है भाषा। तो भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने बातों को किसी के सामने रखते हैं और उसकी बातों को समझ पाते हैं। ठीक, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं भाषा के द्वारा। ये एक अभिव्यक्ति है। ठीक, अभिव्यक्ति का एक साधन है भाषा, जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है? परस्पर एक दूसरे से अपने विचारों का संप्रेषण करता है, आदान प्रदान करता है, भाव विचार। ठीक है, और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो देखिए, एका स्वाभाविकी भाषा यस्याः व्याकरणम् अस्ति, या फिर स्वाभाविकी भाषा नास्ति, स्वाभाविक भाषा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। भाषा एक स्वाभाविक भाषा है। स्वाभाविकी भाषा यस्याः व्याकरणम् नास्ति। जब व्याकरण नहीं रहेगा तो आप कैसे शुद्ध भाषा बोल पाओगे? और बधिर समुदाय संकेतक समूह, संकेत भाषा भी नहीं है ये बधिर समुदाय का। तो ये एक स्वाभाविक भाषा है जिसका व्याकरण होता है। ठीक, व्याकरण के द्वारा क्या होता है? व्याकरण के द्वारा व्यक्ति जो है वो अपने वाक्य को नियमबद्ध और शुद्ध तरीके से बोल पाता है, कह पाता है, दूसरे के साथ संप्रेषण कर पाता है। तो भाषा क्या है? एक स्वाभाविक भाषा है जिसका व्याकरण होता है। ठीक, व्याकरण भी एक बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर, ये बहुभाषा जानन्ति ते कथ्यन्ते। जो बहुभाषा जानते हैं, बहुत सी भाषा जानते हैं, वे क्या कहे जाते हैं? बहुभाषाविद कहे जाते हैं, बहुभाषा वैज्ञानिक कहे जाते हैं, बहुवक्तार कहे जाते हैं, या फिर एक भाषाविद कहे जाते हैं। बहुभाषाविद क्या होते हैं? बहुभाषाविद वो होते हैं जो दो या दो से अधिक भाषाओं को बोलने में निपुण होते हैं, जो भाषा को बोल, पढ़ और लिख लेते हैं, इन सब चीज़ों में निपुण होते हैं, उनको बहुभाषाविद कहा जाता है। बहुभाषा विज्ञान, बहुवक्तार, तो बहुभाषा जो जानते हैं, बहुत सी भाषा जानते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको बहुभाषाविद कहा जाता है। और बहुभाषा वैज्ञानिक नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। बहुवक्तार, एक से अधिक वक्ता नहीं। एक भाषाविद, एक भाषा को जानने वाला बहुभाषा कैसे हो सकता है? और बहुत एकाधिक, एक से अधिक वक्ता, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, कश्चित छात्रा विद्यालय शिक्षां स्वमातृभाषायां प्रारभते, तत्पश्चात उच्च विद्यालय शिक्षाया समाप्तिपर्यन्तं स अनेका भाषा जानाति। भाषा शिक्षणस्य इयं पद्धति का कथ्यते। देखिए, कश्चित छात्रा विद्यालयीय शिक्षां स्वमातृभाषायां प्रारभते। कोई छात्र जो है वो विद्यालय शिक्षा को अपनी मातृभाषा में प्रारंभ करता है। ठीक, उसके पश्चात उच्च विद्यालयीय शिक्षाया समाप्ति पर्यंतम स अनेका भाषा जानाति। उसके बाद जब बच्चा उच्च विद्यालय शिक्षा में पहुंचता है, आगे अगली मतलब बड़ी क्लास में पहुंचता है, तो उसके समाप्ति पर अनेका भाषा जानाति, वो अनेक भाषाओं को जान जाता है। भाषा शिक्षण से इयं पद्धति का कथ्यते। भाषा शिक्षण की यह पद्धति क्या कहलाती है? सर्वप्रथम मातृभाषा नीति, सबसे पहले मातृभाषा नीति कहलाती है। फिर भाषा नीति रूपेण त्रिभाषा नियम कहलाती है, भाषा नीति के रूप में त्रिभाषा नियम कहलाता है। या फिर मातृभाषा आधारित बहुभाषीयता, मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता। या फिर भाषाणां कृते नवीन शिक्षा नीति, भाषाओं के लिए नई शिक्षा नीति। तो देखिए, कोई एक बच्चा है जो अपनी मातृभाषा से स्टार्ट करता है स्कूल में शिक्षा। ठीक, उसके बाद बड़ी कक्षा पहुँचते पहुँचते वो अनेक भाषा को जान जाता है। तो देखिए, सर्वप्रथम मातृभाषा नीति नहीं होगा ये। मातृभाषा नीति में तो सिर्फ आप मातृभाषा ही सीखते हो ना। और भाषा नीति त्रिभाषा फॉर्मूला ये भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें 3 भाषाएं आती हैं और ये एक नीति है। और इसमें थर्ड नंबर में मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता,
थोड़ा शब्द को पकड़ना सीखिए, क्वेश्चन से भी रिलेट करना सीखिए। तो इसमें पहले क्या कहा गया है, स्वमातृभाषा। पहले वो अपनी मातृभाषा सीखना प्रारंभ करता है, उसके बाद उच्च शिक्षा पर जाते जाते अनेक भाषा, मतलब अनेक भाषा का अर्थ आप समझ लीजिए, अनेक भाषा मतलब बहुभाषा, ठीक। तो अनेक, पहले मातृभाषा को सीखता है, एक मिनट, देखिए पहले क्या करता है, उसने मातृभाषा से प्रारंभ किया, फिर अनेक भाषा को जाना। तो अनेक भाषा को जानने वाला क्या कहा जाता है, बहुभाषावाद कहा, बहुभाषिक भाषाविद, अभी मैंने पढ़ाया था ना, बहुभाषाविद कहा जाता है। तो पहले देखिए मातृभाषा आई, उसके बाद अनेक भाषा आई। तो इसको रिलेट करके जब आप पढ़ेंगे तो कैसा हो गया, मातृभाषा आधारित बहुभाषीयता। और उसने क्या किया, मातृभाषा के आधार से उसने शुरू किया, ठीक, और बाद में जाते जाते अनेक भाषा का ज्ञान हो गया उसको। तो इसमें हम राइट आंसर 3rd नंबर होगा। भाषाणाम कृते नवीन शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, ऐसा नहीं है, ये भी नहीं होगा, फर्स्ट और सेकंड भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3rd नंबर हो जाएगा, 3rd नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 5th क्वेश्चन, भाषया सह संलग्नतायाः अर्थो अस्ति। भाषया सह संलग्नतायाः अर्थो अस्ति। भाषा में संलग्नता मतलब भाषा से जो जुड़ाव है उसका क्या अर्थ होता है। शिक्षकाः छात्रैः सह कार्यं कुर्वन्ति। शिक्षक और छात्र जो है वो साथ साथ कार्य करते हैं। छात्राः उद्देश्यं भाषायां कार्यं कुर्वन्ति। छात्र जो है वो उद्देश्यपूर्ण भाषा पर कार्य करते हैं। छात्राः तथा अध्यापकाः व्याकरणनियमेषु मिलित्वा कार्यं कुर्वन्ति। छात्र और अध्यापक व्याकरण के नियमों को मिलाकर कार्य करते हैं। फिर छात्राः सप्रयासं भाषायाः ध्वनि नियमाः शिक्षन्ति। छात्र जो है अपना प्रयास करते हुए भाषा के ध्वनि और जो नियम होती है, भाषा की ध्वनि और नियम सीखते हैं, ध्वनिपूर्ण नियम सीखते हैं। तो देखिए भाषा में संलग्नता, भाषा से जुड़ाव का अर्थ है कि छात्र जो है वो उद्देश्य के साथ भाषा में के कार्य को करते हैं। सोद्देश्यम छात्राः सोद्देश्यम भाषायां कार्यं कुर्वन्ति। हर व्यक्ति बिना उद्देश्य के कार्य नहीं करता। इसी तरह छात्र जो है जब उद्देश्य के साथ, कोई उद्देश्य लेकर चलते हैं, उसके साथ जब कार्य करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, भाषा के साथ जुड़ाव कहा जाता है। भाषा और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों को भाषा का सभी कौशल में निपुण बनाना होता है। ठीक, इससे क्या हो जाता है, जब बच्चा एक उद्देश्य लेकर चलता है तो वो जो है सभी कौशलों में, एक नहीं सभी कौशल, जो चारों कौशल हैं, श्रवण पठन लेखन वाचन, इन सारे कौशलों में वो प्रवीण हो जाता है। तो इन सब में प्रवीण करने के लिए ही भाषा के साथ संलग्नता जरूरी है, जिसमें छात्र जो है उद्देश्य के साथ भाषा पर कार्य करते हैं। शिक्षकाः छात्रैः सह कार्यं कुर्वन्ति। शिक्षक छात्र के साथ कार्य करते हैं। ये एप्रोप्रिएट मतलब उचित नहीं होगा उत्तर। तो उसके बाद छात्राः तथा अध्यापक व्याकरण के नियम नहीं, और छात्राः सप्रयासं भाषाया ध्वनि नियम, ध्वनि के साथ नियम की शिक्षा देते हैं नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा और बेस्ट आंसर इसका हो जाएगा सेकंड नंबर, करके सीखना, जिसमें बच्चे के ऊपर फोकस किया होगा। क्वेश्चन में इतना वो देखना है सबसे पहले कि बाल केंद्रित शिक्षा। आज का सबसे नया चीज़ क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा। हर जगह बाल केंद्रित शिक्षा पर ही फोकस किया जा रहा है। तो इसमें देखिए कि बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा एक्टिव होकर कार्य कर सकता है, वही ऑप्शन सही होगा, सेकंड नंबर राइट है। इसके बाद देखिए निम्नलिखितेन केन छात्राः सोद्देश्यं भाषायाः प्रयोगं कुर्वन्ति। निम्नलिखित में से केन छात्राः, किससे छात्र उद्देश्य सहित
भाषा का उपयोग करते हैं। उद्देश्यपूर्ण भाषा का प्रयोग छात्र किस चीज़ से करते हैं? प्रामाणिक कार्य से करते हैं, अभ्यास से करते हैं, कविता को याद करके करते हैं, या फिर पाठ को ऊंचे स्वर में बोल कर करते हैं। तो छात्रा सोद्देश्यम भाषा कुर्वन्ति, अभ्यास नहीं। छात्र क्या उद्देश्यपूर्ण भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो इसमें अभ्यास कहाँ से आया? और कविता को याद करना तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और पाठ को उद्वाचन करना मतलब ज़ोर ज़ोर से पढ़ना, पाठ को सुनाना, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा, प्रामाणिकेन कार्येण। प्रामाणिकता पूर्ण जो कार्य होता है वो छात्र को उद्देश्यपूर्ण शिक्षा, उद्देश्य सहित भाषा का प्रयोग करने में कुशल बनाता है। अब ये जो इसमें लिखा हुआ है प्रामाणिक कार्य, अब ये प्रामाणिक कार्य होता क्या है? देखिए, प्रामाणिकता का क्या अर्थ होता है? मतलब कोई चीज़ प्रत्यक्ष, वास्तविकता, उसको घुमा फिरा कर चीज़ें नहीं बताई गई हैं, वो जो है वो तथ्य एकदम सिद्ध है, प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया गया है। तो प्रामाणिकता का अर्थ क्या होता है? प्रामाणिकता का अर्थ होता है वास्तविकता। ठीक है, तो निम्नलिखित केन छात्रा सोद्देश्यम भाषाया प्रयोगम कुर्वन्ति। तो उपरोक्त इसमें क्या है कि छात्र उद्देश्य सहित भाषा का उपयोग प्रामाणिक कार्यों से करते हैं। उनका जो उद्देश्य पूरा होता है वो प्रामाणिक कार्य से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। इसके बाद देखिए 7 नंबर, श्रुति जो है वो घटना नाम सूचनार्थम पत्रिकां पठति, तस्याः पठनम किम कथ्यते। श्रुति जो है वो घटनाओं के सूचनार्थ, घटनाओं की सूचना को जानकारी मतलब सूचना जानकारी पाने के लिए पत्रिका पढ़ती है। तस्याः पठनम किम कथ्यते, उसका यह पठन जो है वो क्या कहलाता है? घटना की सूचना को पत्रिका के लिए पत्रिका को पढ़ना क्या कहलाता है? विहंगम दृष्टिपात। अब विहंगम दृष्टिपात क्या होता है? विहंगम दृष्टिपात मतलब किसी भी चीज़ को क्या करना, तेज नज़र से पढ़ डालना। ठीक, उसके भाव विचार को समझने की कोशिश करना, लेकिन जो है उसको फटाफट एक सरसरी निगाह से किसी चीज़ को पढ़ना, उसको केंद्रीय विचार को समझने का प्रयास करना। और सोद्देश्य पठनम क्या होता है? किसी विषय वस्तु को किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पढ़ना। और मनोरंजन तो आप जानते हैं, मनोरंजन के लिए पढ़ना। परिवीक्षणम क्या होता है? परिवीक्षण मतलब किसी चीज़ का निरीक्षण करना, किसी काम या किसी क्षेत्र आदि के विषय में निरीक्षणात्मक दृष्टि से देखना, उसको जांचना, समझना। ठीक, एकदम नेचुरल वे में आप इसको समझे तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि किसी चीज़ की जांच परख करना, उसको समझना, उसको परिवीक्षण कहते हैं। तो इसमें क्या कर रही है श्रुति घटना के सूचना पाने के लिए वो पत्रिका को पढ़ रही है, मतलब वो उसको जांचने के प्रयास कर रही, समझने का प्रयास कर रही है। यह पठन जो है वो परिवीक्षण कहलाएगा। राइट आंसर 4th नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 8 क्वेश्चन, लेखनम भाषणे च प्रयुक्ताः शब्दाः कथ्यन्ते। लेखन और भाषण में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? निष्क्रिय शब्दावली कहलाते हैं, जिस शब्दावली का कोई अर्थ नहीं होता। प्रयोग शब्दावली कहलाते हैं, या फिर सक्रिय शब्दावली, फिर उद्देश्यपूर्ण शब्दावली। तो लेखन और भाषण में प्रयुक्त शब्द कौन से ऐसे प्रयुक्त किए जाते हैं शब्द जिसमें क्या हो? सक्रियता हो। सक्रिय मतलब
अधिकांश उस शब्द से हम ज़्यादा से ज़्यादा वार्तालाप कर सकें। ठीक, अधिकांशतः परस्पर वार्तालाप के लिए जो हम किसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो वो क्या होती है, सक्रिय शब्दावली होती है। तो लिखने और भाषण, लेखन और भाषण के लिए प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं सक्रिय। उद्देश्यपूर्ण शब्दावली नहीं होती है, हम किसी उद्देश्य को लेकर जब किसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं। प्रयोगी शब्दावली भी नहीं होगा, प्रयोग करना। निष्क्रिय शब्दावली तो हो ही नहीं सकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सक्रिय शब्दावली होता है। इसके द्वारा बोलने और लिखने में अधिकांश मतलब सक्रिय शब्दावली का प्रयोग हम बोलने और लिखने में ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। इसके बाद देखिए 9 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से निम्नलिखितेषु किम संज्ञानात्मक शैक्षणिक सक्षमता कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ठीक अस्ति। तो ये क्या होती है, संज्ञानात्मक शैक्षिक सक्षमता क्या है? जन्म दिवसांते दैनिकी लेखनम, जन्म दिवस के समय जो हम चीज़ें लिखते हैं वो है। ये फिर जलवायु परिवर्तन से जल जीवने प्रभावः इत्यस्य विषये समाचार पत्राय लेखस्य लेखनम। लोग के जलवायु परिवर्तन से जन जीवन से प्रभाव, जलवायु परिवर्तन का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके विषय में समाचार पत्र में लेख लिखना। या फिर समीपस्थ नगरे मनोरंजन उद्याने पर्यटनस्य विषये सहपाठी भी वार्तालापः। सहपाठी के पास समीपस्थ नगरे मतलब पास के किसी नगर में मनोरंजन उद्याने पर्यटनस्य मनोरंजन पार्क में पर्यटन के बारे में विषय सहपाठी अपने सहपाठी से वार्तालाप करना। या फिर कस्मिंश्चित् भोजनालय भोजनादेश भोजन सूची अध्यापक, किसी भोजनालय में भोजन के लिए ऑर्डर करने के लिए मेनू को देखना। भोजन सूची मतलब मेन्यू होता है उसको देखना। तो देखिए जन्म दिवस के अंत में एक डायरी को लिखना, दैनिकी लिखना कि क्या क्या किया था हमने, ये होता है। या फिर जलवायु परिवर्तन के बारे में, या फिर मनोरंजन मतलब उद्यान के बारे में, या फिर भोजनालय के बारे में। तो इसमें जो संज्ञानात्मक शैक्षणिक सक्षमता होती है वो कौन सी हो जाएगी कि सेकंड नंबर, जलवायु परिवर्तन से जनजीवने प्रभावः इत्यस्य विषये समाचार पत्राय लेखस्य लेखनम। जलवायु परिवर्तन का जनजीवन पर क्या असर पड़ रहा है इस विषय पर समाचार पत्र के लिए एक कोई लेख लिखें। इससे क्या होगा, संज्ञानात्मक शैक्षणिक सक्षमता में अग्रसर होंगे। इस लेख से क्या होगा, संज्ञानात्मक चीज़ों का विकास होगा। अमूर्त चीज़ों के द्वारा लिखेंगे, अमूर्त मतलब जो दिखाई नहीं दे रही है। ठीक, जनजीवन पर उस पर प्रभाव तो पड़ रहा है लेकिन हम कोई चीज़ देख के नहीं लिख रहे हैं ना, उसको सोच समझ के लिख रहे हैं। तो कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज यही होता है ना, संज्ञानात्मक संज्ञान रूप से किसी चीज़ को लिखना। अभी काल्प क्या होता है, यही है संज्ञानात्मक शैक्षणिक सक्षमता का जो इंग्लिश में होता है वही लिखा हुआ है, इसको काल्प बोलते हैं। और कोलियर और थॉमस ने 1950 में शोध में इसका पता लगाया था। ठीक, समझने के लिए आवश्यक भाषा और भाषा में सामग्री पर चर्चा करना, अमूर्त और संज्ञानात्मक रूप से मांग करने वाली भाषा, या फिर अमूर्त अवधारणाओं से संबंधित चीज़ों पर ध्यान लगाना, इसका यह उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है, समझने। संज्ञानात्मक शैक्षणिक सक्षमता का उद्देश्य यही होता है कि समझने के लिए आवश्यक भाषा का प्रयोग करना, सामग्री पर चर्चा करना, अमूर्त संज्ञानात्मक रूप से मांग वाली भाषा का प्रयोग करना, अमूर्त अवधारणाओं से संबंधित भाषा पर चर्चा करना।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि संज्ञात्मक शैक्षणिक सक्षमता है जलवायु परिवर्तन और जनजीवन प्रभाव के बारे में समाचार पत्र में लेख लिखना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, लेखनस्य प्रक्रिया पद्धतिं सुंदर लेखनाय किमर्थम आदर्श पद्धति रूपेण यूयं मन्यध्वम्। निम्नलिखित में से लेखनस्य प्रक्रिया पद्धति, लेखन की प्रक्रिया पद्धति को सुंदर लेखन के लिए किस लिए आदर्श पद्धति के रूप में आप सब मानते हो। देखिए प्रक्रिया पद्धति छात्रान् सज्जीकरणेन विनयेन तत्कालमेव भाषितुं योग्यान् करोति। इसका यह अर्थ हुआ कि प्रत्यात्मक दृष्टिकोण प्रक्रिया पद्धति से छात्रों के सज्जीकरणेन विनयन, छात्रों को बिना तैयारी के तत्काल तुरंत बोलने के लिए योग्य बनाता है ये। और सेकंड नंबर, लेखन योग्यता परीक्षितुं प्रक्रिया पद्धति एकवारस्य उत्पादनम् इव भवति। लेखन योग्यताओं का परीक्षण करने की प्रक्रिया पद्धति एक बार ही उत्पन्न होती है। या फिर छात्राणां लेखनाय प्रक्रिया पद्धति उच्च स्तरीय भाषा योग्यता परीक्षते। भाषायां लेखनाय प्रक्रिया, छात्रों के लेखन की प्रक्रिया पद्धति जो होती है वो उच्च स्तरीय भाषा दक्षताओं का परीक्षण करता है। या फिर फोर्थ नंबर, प्रक्रिया पद्धति उत्कृष्ट लेखन से विकासाय बहवीषु अवस्थासु गंतुम छात्रां सक्षमान् करोति। प्रक्रिया पद्धति में उत्कृष्ट लेखन के विकास के लिए विकसित करने के विकास के लिए कई चरणों से हमें अवस्थासु गंतुम छात्रां सक्षमां करोति, चरणों से गुजरने के लिए छात्रों को सक्षम बनाना। तो लेखन प्रक्रिया पद्धति में सुंदर लेखन के लिए आदर्श पद्धति क्यों मानते हैं इसको आदर्श पद्धति। देखिए इसमें क्या होता है, ये इसलिए जो है पद्धति को सुंदर लेखन के लिए आदर्श पद्धति के रूप में इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि प्रक्रिया पद्धति जो होती है वो उत्कृष्ट लेखन के विकास के लिए बहुत अवस्थाओं से जाने के लिए छात्रों को सक्षम बनाती है। इससे क्या होता है, छात्र की जो लेखन प्रक्रिया है, लेखन उपागम पद्धति है, इससे जो है बच्चा जो है विभिन्न स्तरों में लेखन को सीखने के अवसर पाता है और अवसर पाकर वो अपने कौशल का विकास करता है। और ये जो लेखन कौशल क्या है, लेखन कौशल भाषा कौशल की एक अंतिम कौशल है। ठीक, श्रवण, भाषण, वाचन और लेखन। देखिए इसमें क्या क्या हो जाएगा, श्रवण, भाषण, वाचन और ये जो लेखन है ये क्या हो जाएगी, ये भाषा कौशल की अंतिम कौशल है। ये लेखन प्रक्रिया में क्या होता है, बच्चा जो है वो अपने रचनात्मकता का प्रयोग करके एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति करता है। ठीक, रोक टोक नहीं किया जाता है उसमें, वो एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति के द्वारा अपने प्रतिभा का विकास करता है। अपनी अंदर की चीज़ों को रचनात्मकता से वो बाहर की ओर लेके आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ नंबर की प्रक्रिया पद्धति के उत्कृष्ट लेखन के विकास में बहवीसु अवस्थासु विकास के लिए बहुत अवस्थाओं से जाने के लिए छात्र को सक्षम बनाती है। राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखितेषु किम भाषा शिक्षणाय उत्पादन आधारित कार्यम अस्ति। तो निम्नलिखित, ऊपर जाते हैं, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है।
निम्नलिखितेषु किं भाषा शिक्षणाय उत्पादन आधारित कार्यम अस्ति। निम्नलिखित में से क्या भाषा शिक्षण के लिए उत्पादन आधारित कार्य है। भाषा शिक्षण के लिए उत्पादन आधारित कार्य कौन कौन सा है। छात्राः राजनैतिक विषय समाचार पठन्ति। छात्र जो है जो राजनैतिक विषय पर राजनीतिक के बारे में समाचार पढ़ते हैं। अनुच्छेद लेखनाय विचाराणां संकलनाय छात्राः समूहे कार्यं कुर्वन्ति। अनुच्छेद मतलब एक पैराग्राफ लिखने के लिए विचाराणां संकलनाय विचारों को संकलित करना। छात्र समूह संकलित करने के लिए छात्र जो है वो समूह में कार्य करते हैं। फिर चित्राणां क्रमानुसारम प्रक्रिया वर्णनाय चिंतनम। प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए चित्रों को प्रक्रिया वर्णम चित्राणां क्रमानुसारम। प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए चित्रों का क्रम में विचार करते हैं। या फिर 4th नंबर प्रक्रिया पद्धतिम अनुकुर्वन्ति। समाचार पत्रे छात्राः लेख लिखन्ति। मतलब छात्र जो है एक समाचार पत्र में एक लेख को लिखते हैं जो प्रक्रिया का पालन करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसको देखेंगे कि छात्र जो है क्या भाषा शिक्षण के लिए उत्पादन आधारित कार्य है। तो राजनीतिक विषय पर समाचार, छोटा बच्चा है वो कहाँ राजनीति में भिड़ने जाएगा। अनुच्छेद लेखनाय विचारणाम संकलनाय छात्र समूह में कार्य करेंगे। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। या फिर 3rd नंबर चित्राणाम क्रमानुसारम चित्र को क्रम में लगाकर प्रक्रिया वर्णन के बारे में चिंतन करना। ये भाषा शिक्षण उत्पादन की बात हो रही, इसमें चित्र नहीं आ सकता। प्रक्रिया पद्धति अनुकुर्वन्ति समाचार पत्रे छात्रा लेख लिखन्ति। तो इसमें क्या होगा कि भाषा शिक्षण उत्पादन के लिए सबसे सही होगा कि प्रक्रिया पद्धति का अनुकरण करते हुए समाचार पत्र में छात्र जो है वो लेख लिखते हैं। ठीक, प्रक्रिया पद्धति अनुकुर्वन्ति समाचार पत्र छात्रा लेख लिखन्ति। इससे क्या होगा, इससे जो है बच्चा समाचार पत्र में लेख लिखेगा। छात्र द्वारा समाचार पत्र में लेख लिखा जाता है। इससे अभिव्यक्तात्मक या उत्पादक कौशल का विकास होता है। विचारों को बोलकर लिखकर अभिव्यक्त करते हैं बच्चे। और लेखन प्रक्रिया को ये पद्धति जो है वो विभिन्न स्तरों में योग्य बनाती है, लिखने के योग्य बनता है, सही से अभिव्यक्ति करना सीखता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th नंबर। इसके बाद देखिए 12 नंबर व्याकरणस्य अध्यापन संदर्भे किं कथनम असत्यम अस्ति। व्याकरण के अध्यापन के लिए कौन सा जो है वो असत्य है। व्याकरण शिक्षण के अध्यापन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। अध्ययनस्य स्रोत रूपेण पाठ्यपुस्तकानां प्रयोगः। पाठ्यपुस्तकों को सीखने के लिए स्रोत के रूप में उपयोग करना। या फिर भाषण कार्ये छात्रस्य दोषपूर्ण भाषायाः उदाहरणानां प्रयोगः। भाषण कार्य में विद्यार्थी को दोषपूर्ण भाषा के उदाहरणों का उपयोग करना। या फिर शब्दानां तथा संरचनायाः प्रदर्शनाय चित्राणाम उपयोगः। शब्दों और संरचना को प्रदर्शित करने के लिए चित्रों का उपयोग करना। अध्यापन विषयस्य उदाहरणानां वाक्य रूपे प्रयोगः। शिक्षण अध्यापन विषय शिक्षण विषय के उदाहरणों का वाक्य के रूप में प्रयोग करना। मतलब जो अध्यापन करने वाले जो विषय हैं उनका उदाहरण के रूप में वाक्य में प्रयोग करना। व्याकरण अध्यापन क्या होता है। व्याकरण अध्यापन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे वाक्यों में शुद्धता को लाता है, एक शुद्धता का साधन है। ठीक, और ये क्या करता है, शब्दों को सही तरीके से लिखना सिखाता है। भाषा के स्वरूप की सार्थक व्यवस्था है ये। ठीक, सार्थक व्यवस्था है, ध्यान रखिएगा। और एक औपचारिक भाषा भी कही जा सकती है ये।
तो बच्चा जो है वो व्याकरण का प्रयोग करके नियम कानून ये सब चीज़ें जानता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो व्याकरण शिक्षण में अध्यापन के संदर्भ में शब्दों की और संरचना का प्रदर्शन करने के लिए चित्रों का उपागम नहीं किया जाता है। ये असत्य, इसमें पूछा है ना, असत्य। तो इसमें असत्य क्या हो जाएगा कि व्याकरण में आप चित्र का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं। सबसे पहला है व्याकरण अध्ययन से स्रोत रूप पाठ्य पुस्तका नाम प्रयोग। सही बात है, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पाठ्य पुस्तक से ही तो बच्चा बहुत कुछ सीखता है ना। उसमें नियम कानून ये सब चीज़ें लिखी होती हैं, सब चीज़ें नियमबद्ध तरीके से लिखी होती हैं, वाक्य शब्द ये सब चीज़ें सीखता है। और भाषण कार्य छात्र से दोषपूर्ण भाषा या उदाहरण नाम प्रयोग। भाषण कार्य में छात्रों के जो दोषपूर्ण भाषा है उसका उदाहरण के रूप में प्रयोग करके और बच्चों को क्या करना, बच्चों को बताना, उसको सिखाना कि तुम ये गलती कर रहे हो, उसको सही करो। उसके बाद देखिए थर्ड में क्या है, शब्दानंतर संरचनायाम प्रदर्शनाएं चित्रणाम उपयोग। चित्र का उपयोग नहीं होता है व्याकरण में। अध्यापन विषय से उदाहरणाम वाक्य रूप में प्रयोग है। जब उदाहरण के साथ जो है वाक्य के रूप में प्रयोग होगा अध्यापन के समय तो ये एक अच्छा उदाहरण माना जाएगा। इसके बाद इसमें देखिए सबसे जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड है, क्योंकि थर्ड क्या है, निगेटिव है, असत्य है ये। इसके बाद देखिए 13 क्वेश्चन, भाषा संदर्भे निम्नलिखितेषु किम सत्यम नास्ति। कौन सा सत्य नहीं है ये। हाँ, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी नास्ति आता है, ठीक है, ये से कुछ वर्ड आते हैं, असत्य आता है, देखिए यहाँ पर इसमें असत्य आया, फिर यहाँ पर देखिए सत्यम नास्ति, इसका भी यही अर्थ हुआ, सत्यम नास्ति मतलब असत्य। तो ये इसको आप क्या करोगे, आप ऐसे राउंड कर लोगे, तो इससे आपको जब आप ऑप्शन पढ़ोगे तो ध्यान में रहेगा कि हाँ हमसे क्वेश्चन में जो है असत्य पूछा है। नहीं तो क्या होता है ना, लगातार पढ़ते ध्यान नहीं रहता है तो सारे क्वेश्चन सब मिल जाते हैं, फिर हमें इसमें ध्यान ही नहीं रहता है। तो भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य नहीं है। प्रत्येक भाषा या लिपि भवति, प्रत्येक भाषा लिपि होती है। या फिर भाषा या भाषार्थम लिपि अनिवार्य नास्ति, भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है। प्रत्येकम भाषा या व्याकरणम नास्ति, प्रत्येक भाषा का एक व्याकरण होता है। भाषा मुख्यतः भाषते, भाषा जो है वो मुख्यतः बोली जाती है। भाषते मतलब बोली जाती है। तो इसमें जो सबसे राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि भाषा संदर्भे निम्नलिखितेषु किम सत्यम नास्ति। कौन सा सत्य नहीं है, तो प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। भाषार्थम लिपि अनिवार्य नास्ति, भाषा के लिए लिपि अनिवार्य नहीं है। या फिर प्रत्येक भाषा का व्याकरण है। या फिर भाषा मुख्यतः भाषते, भाषा जो है मुख्यतः बोली जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाषा शास्त्र के अनुसार ये विधान गलत माना गया है। अनेक भाषा भी एक लिपि हो सकती है, ठीक, भाषा भी एक लिपि हो सकती है। 2-3 भाषाओं की भी एक ही लिपि हो सकती है, समझ में आया। 2-3 भाषाओं की, हर एक भाषा की अलग अलग पर्टिकुलर लिपि हो सकती है, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। संस्कृत भाषा की लिपि और हिंदी भाषा की लिपि दोनों देवनागरी है। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि संस्कृत और जो हिंदी है इन दोनों की भाषा जो है वो कौन सी है, देवनागरी है। तो ये 2 भाषाएं हुई ना, तो इन 2 भाषाओं की एक ही लिपि हुई। तो इसमें क्या कहा गया है, प्रत्येक भाषा लिपि भवति, सब भाषा की अलग अलग लिपियां होती हैं, ऐसा नहीं है। लिपि क्या होता है, किसी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। लिखावट या लिखने का ढंग, ये ही लिपि कही जाती है, लिखने का ढंग। इसी तरह देखिए जैसे अंग्रेजी भाषा है, इसकी लिपि जो रोमन होती है, उर्दू की फ़ारसी होती है, पंजाबी की गुरुमुखी होती है, ठीक।
लेकिन ये सत्य नहीं है। फर्स्ट नंबर कि प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि, किसी 2 या 3 भाषाओं की भी एक ही लिपि हो सकती है, तो ये राइट नहीं है। कौन सा राइट नहीं है? फर्स्ट नंबर। इसके बाद देखिए 14 क्वेश्चन। भाषा या शिक्षणे परीक्षणे वा कस्मिंश्चित् पाठे यदि प्रत्येकं षष्ठः शब्द लुप्यते एतत् कार्यं किम कथ्यते। भाषा के शिक्षण परीक्षण में किसी पाठ में यदि प्रत्येक छठा शब्द, सिक्स्थ वर्ड जो है उसको लुप्त कर दिया जाता है, लुप्त हो जाता है, तो इस कार्य को क्या कहा जाता है? श्रुतलेख कहा जाता है, शब्दलोप कहा जाता है, या फिर व्याकरणस्य अंतः प्रविष्टि कहा जाता है, या फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कहा जाता है। देखिए, जब कोई चीज़ लुप्त हो जाती है तो देखिए यहाँ पर लुप्त हुआ, तो यहाँ पर क्लोज शब्द लोप, शब्द का लुप्त हुआ ना, तो आप यहाँ से कनेक्ट कर लीजिए, शब्द का लोप हो रहा है, तो आप यहाँ से कनेक्ट करेंगे कैसे? शब्द लोप हुआ, यहाँ पर शब्द लोप। इंग्लिश में इसको क्लोज्ड कहते हैं, ठीक, क्लोज टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है? क्लोज टेस्ट में जो है शब्दों को हटा दिया जाता है, एक व्यवस्थित रूप से हटाया जाता है, ठीक। उसके बाद आपको उसको ढूंढने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर भाषा शिक्षण के परीक्षण में यही किया जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें? श्रुतलेख है। श्रुतलेख कार्य देना नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो सुनकर लिखना होता है। व्याकरण से व्याकरण की अंतः प्रविष्टि नहीं, रिक्त स्थान की पूर्ति, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि रिक्त स्थान की पूर्ति में क्या होता है? आपको हूबहू वही चीज़ें लिखनी होती है, और क्लोज टेस्ट में आप समानार्थक शब्द भी लिख सकते हो। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकेंड नंबर हो जाएगा, ठीक, शब्द लुप्यते शब्द लोप। इसके बाद देखिए 15 क्वेश्चन। निम्नलिखितेषु किम कार्यं शिक्षणस्य मूल्यांकनम् अस्ति। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षण मूल्यांकन के लिए है? तो परियोजना कार्य है, या फिर साप्ताहिक परीक्षा या मासिक परीक्षा है, निर्माणात्मक सत्र परीक्षा है, फिर वर्षांत समेकित परीक्षा है। वर्ष के अंत में जो परीक्षा ली जाती है वो है। तो शिक्षण मूल्यांकन निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का मूल्यांकन है? परियोजना कार्य और दत्त कार्य, तो ये राइट हो जाएगा। परियोजना कार्य और दत्त कार्य क्या होता है? ये शिक्षण का जो है वो मूल्यांकन है, और ये एक ऐसा मूल्यांकन है जो सतत होता है, ठीक। बच्चों को दिया जाता है होमवर्क, घर से करके लाना दत्त कार्य, और वो जो करके लाते हैं तो उसका मूल्यांकन किया जाता है। ये दोनों कार्य जो होते हैं वो शिक्षक जो है वो छात्र का आकलन करने के लिए प्रयोग करता है। छात्र के बारे में वो जानता है कि उसे कितना ज्ञान हुआ है, या फिर छात्रों को समूह में या व्यक्तिगत रूप से ये करना होता है। परियोजना और दत्त कार्य तो होमवर्क हो गया। साप्ताहिक परीक्षा या मासिक परीक्षा ये नहीं हो सकता, या फिर सत्र परीक्षा भी नहीं हो सकता, वर्षांत भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो वर्ष के अंत में होता है, और ये सत्र परीक्षा होती है, साप्ताहिक परीक्षा। लेकिन इसमें क्या होता है? ये दिन प्रतिदिन चलती रहती है साप्ताहिक परीक्षा, तो ये राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 16 नंबर। अवबोधन निवेशस्य अर्थो अस्ति। अवबोध्य निवेश का क्या अर्थ है? अब अवबोध निवेश होता क्या है? बोधगम्य इनपुट, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। किसी अवबोध अर्थात क्या होता है? शब्दों के द्वारा होने वाला किसी वस्तु या बात का ज्ञान, अर्थ ग्रहण करना। इसका ऑप्शन देखेंगे, सामग्री छात्र से वर्तमान योग्यता स्तरात स्तोकम उच्चतरा भवितव्या, या फिर भाषा छात्रा तदा वरम कुर्वन्ति यदा ते वर्यो भी छात्रैः सह युगलं निर्मान्ति, या फिर छात्रैः स्वलक्ष्यानि
निर्धारयितुं स्वशक्त्या दुर्बलताश्च ज्ञातव्याः। छात्राः स्वतंत्र गृहकार्यं कर्तुं प्रेरयितव्याः। तो पहला इसका अर्थ क्या हो गया, सामग्री छात्र के वर्तमान योग्यता के स्तर से 1% अधिक होनी चाहिए। ठीक, बोधगम्य निवेश में बच्चा जैसा भी वर्तमान में है उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। सेकेंड का अर्थ क्या हुआ कि भाषा छात्रा तदावरम कुर्वन्ति। भाषा के छात्र जब चयन होते हैं जब वे सर्वश्रेष्ठ छात्रों के साथ जोड़ी बनाते हैं। या फिर थर्ड नंबर, छात्रे स्वलक्ष्यान् निर्धारयितुं स्वशक्त्या दुर्बलताश्च ज्ञातव्याः। छात्रों को अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए अपनी ताकत और कमजोरियों को जानना चाहिए। या फिर फोर्थ नंबर, छात्रा स्वतंत्र गृहकार्यं कर्तुं प्रेरयितव्याः। छात्रों को स्वतंत्र होमवर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो अवबोधन निवेश में क्या होता है, बोधगम्य निवेश वो है कि विद्यार्थियों की स्वाभाविक भाषा होती है। स्वाभाविक भाषा के स्तर से कुछ उन्नत कार्य, मतलब बच्चा वर्तमान में जहाँ है वहाँ से ज़्यादा 1-2 स्टेप आगे होता है, उसी को अवबोध्य निवेश कहा जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर, सामग्री छात्र से वर्तमान। 16 का क्या हो जाएगा, 16 का फर्स्ट हो जाएगा कि सामग्री छात्र से वर्तमान योग्यता स्तरात् स्त्रोकम उच्चतरा भवितव्यः। वो जो है सामग्री छात्र के वर्तमान योग्यता स्तर से 1% अधिक होनी चाहिए। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 17, भाषा शिक्षण से अचेतन प्रक्रिया। अचेतन प्रक्रिया क्या होती है, जिसमें बच्चा जो है वो अर्जन करता है। अचेतन और अर्जन एक ही चीज़ है। बच्चा क्या करता है, भाषा को घर से सीख के आया होता है, अपने परिवार आस पड़ोस से जब चीज़ें सीखता है और वो अचेतन रूप से सीखता है। ठीक, नियम कानून नहीं होते हैं, अमूर्त रूप से, तो उसको क्या कहते हैं, भाषा अधिग्रहण कहा जाता है। भाषा शिक्षण से अचेतन प्रक्रिया, इसमें अचेतन प्रक्रिया भाषा अधिग्रहण हो जाएगी, अधिगम हो जाएगा, फिर भाषा शिक्षा, फिर भाषा अध्यापन। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो भाषा अधिग्रहण हो जाएगी, क्योंकि बच्चा अचेतन रूप में सीखता है, घर में सीख रहा है, वो अपने आस पड़ोस से सीख रहा है, अनौपचारिक रूप से सीख रहा है। तो अनौपचारिक, अमूर्त, देखिए इसमें बहुत सारी, और अनौपचारिक आ जाएगा इसमें, अनौपचारिक रूप से सीखना या अमूर्त रूप से, इसमें कुछ भी दिया हो, आपको क्या लगाना है, भाषा अधिग्रहण ही लगाना है। अधिगम में क्या करता है बच्चा, अधिगम में बच्चा औपचारिक रूप से सीखता है, स्कूल में सीखता है, ठीक, अपने सहपाठियों से, अपने शिक्षकों से सीखता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, भाषा शिक्षणे निम्नलिखितेषु किम सहायकम नास्ति। भाषा शिक्षण में क्या सहायक नहीं है, भाषा या बहिसंपर्क, भाषा का बाहरी संपर्क, त्रुटिनां प्रति असहिष्णुता, त्रुटियों के साथ असहिष्णुता, या फिर सहायकः परिवेशः, सहायक परिवेश, छात्राणां प्रेरणा, छात्रों को प्रेरणा देना। तो 18 नंबर जो है इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो भाषा शिक्षणे निम्नलिखितेषु किम सहायकम, देखिए पहले तो नास्ति को गोला लगाइए। अब जब यहाँ पर नास्ति को गोला लगा लिया तो भाषा या बहिसंपर्क, भाषा जब बच्चा स्कूली ज्ञान को बाहरी ज्ञान से सीखेगा, बाहरी ज्ञान से जोड़ेगा, स्कूल के ज्ञान को बाहर के ज्ञान से जोड़ेगा तो नवीनता आएगी ना, उसमें तो और परिपक्वता आएगी, तो ये भी सही हो जाएगा। सहायक परिवेश, सहायक परिवेश, जो भी उसके आसपास की चीज़ें हैं जो उसको पढ़ने में, जो सीखने में सहायता करती हैं, ये राइट हो जाएगा। ये तो भाषा शिक्षण में सहायक होती हैं। छात्राणां प्रेरणा, छात्र को प्रेरणा देना, प्रेरणा से तो वो और आगे विकसित होगा। घर से प्रेरणा मिलेगी, स्कूल से शिक्षक द्वारा जब उसको प्रेरणा मिलती है तो वो आगे करने के लिए और तत्पर हो जाता है।
त्रुटि नाम प्रति असहिष्णुता, त्रुटियों के साथ असहिष्णु हो जाना, त्रुटियों के प्रति असहिष्णुता, ये जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, ये ही आपका निगेटिव है। त्रुटियों के साथ असहिष्णुता ये आपका निगेटिव हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए श्रवण भाषीयता, श्रवण, यहाँ पर एक शब्द था असहिष्णुता, तो इसका अर्थ आप देख लीजिए, हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो। तो त्रुटियों के साथ असहिष्णुता का मतलब होता है त्रुटियों के प्रति नकारात्मक रवैया। बच्चा गलती कर रहा है तो उस पर और उसको प्रताड़ना देना, उसको डराना कि तुमने गलती की है, ठीक, तुम गलत हो, ये गलत चीज़ें हैं, ये निगेटिव वर्ड है, पूरी तरह से निगेटिव है। बच्चों को डराना नहीं चाहिए। अगर त्रुटियां हो रही तो उसमें टीचर को क्या करना चाहिए, सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण करना चाहिए, जिससे बच्चा जो है नेक्स्ट टाइम चीज़ों को सीखने में आसानी हो उसको। त्रुटियों के साथ तो सीखना, तो वो तो बच्चा सीखेगा ही, हर कोई गलती करके ही सीखता है। तो ये तो अधिगम के लिए सीढ़ी है, सीखने का एक सीढ़ी है। और शिक्षक को कैसा निदानात्मक होना चाहिए। शैक्षणिक निदान के द्वारा बालक की कठिनाइयों का पता लगाया जा सकता है और उनको दूर किया जा सकता है। तो त्रुटियों के लिए उनके लिए नकारात्मक रवैया अपनाना ये गलत बात है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद देखिए श्रवण भाषीयता कथमं महत्वम ददाति, श्रवण भाषीयता क्या महत्व देती है। तो देखिए ऑडियो लिंगुअल ये होता क्या है, पठनम लेखनम च, पठन और लेखन है, श्रवण और भाषण है, भाषण और लेखन है, या फिर श्रवण और पठन है। सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए, इसका जो राइट हो जाएगा, राइट आंसर तो इसका सेकेंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, राइट तो इसका क्योंकि देखिए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना, श्रवण, पहले श्रवण है तो पहले श्रवण कर लिया, बाद में भाषीयता, भाषण, ठीक। ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखने का, अगर किसी को पूरा एक्सप्लेन करना नहीं आता, समझ में नहीं आता है, तो छोटी छोटी चीज़ों को रिलेट करके पढ़ने का। तो श्रव्य भाषावाद होता है ये ऑडियो लिंगुअल, इसमें क्या होता है, विदेशी भाषा शिक्षण की ये विधि है। ये क्या है, एक विदेशी भाषा शिक्षण की विधि है जिसमें विशेष रूप से बोलने और सुनने के लिए व्याकरणिक और ध्वन्यात्मक रचना सीखने पर जोर दिया जाता है, कि बोलने और सुनने के लिए व्याकरणिक और ध्वन्यात्मक, ध्वनि की संरचना को सीखने में जोर दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकेंड नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 20 नंबर में कस्मिन् पक्षे छात्राः स्वानुभव आश्रित्य नवीन ज्ञानम निर्माति, छात्र अपने अनुभव के आधार पर किस पहलू में नया ज्ञान बनाते हैं, निर्माणात्मक पक्ष में, या फिर बहुविध योग्यता में, एक से अधिक योग्यता के होने की स्थिति में, या संरचनात्मक पक्ष में, या फिर संप्रेषणात्मक पक्ष में, संचार मतलब आपस में बातचीत करने के माध्यम से। तो अपने अनुभव के आधार पर किस पहलू में वो नया ज्ञान बनाते हैं, क्या करेंगे, अनुभव के द्वारा वो निर्माण ही करेंगे ना चीज़ों का। तो निर्माणात्मक पक्ष, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो निर्माण। बहुत सी योग्यताएं बच्चे के अंदर है तो वो अपने अनुभव को कर सकता है, मतलब अनुभव के, क्योंकि उसके पास योग्यता है तो वो अनुभव के आधार पर चीज़ों को प्रकट कर सकता है। लेकिन इसका जो अप्रोप्रिएट हो जाएगा वो निर्माणात्मक, क्योंकि वो नवीन ज्ञान को निकाल रहा है, ठीक, अपने अनुभव के आधार पर नवीन ज्ञान का निर्माण कर रहा है, तो निर्माणात्मक हो गया। देखिए चीज़ों को रिलेट करना सीखिए, सारे पेपर में आपको यही सब छपने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। आप ये सारे क्वेश्चन पेपर जो भी दिए हैं ना वो सॉल्व कर लीजिए, आपका कहीं से 25 नंबर या फिर 28 नंबर से नीचे तो आने वाला नहीं है। हाँ, बस पैसेज को ध्यान से करिएगा, पैसेज में कुछ चीज़ें इंक्लूड होती है जो आपको दिमाग लगा के करना होता है 15 नंबर का। बाकी शिक्षण का जो 15 नंबर है इसमें तो आप पक्का 13-14 नंबर लेके ही आएंगे, अगर ये सारे क्वेश्चन आपने रिपीट कर लिए तो।
इसके बाद देखिए पठन योग्यता से विहंगम दृष्टिपात अस्ति। विहंगम दृष्टिपात के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, सरसरी निगाह से चीज़ों को देखना। फिर भी मैं इसको एक बार पढ़ाती हूँ आपको। पाठम उच्चाई पठितुम प्रयुक्तम पठन विधि। तो पाठ को जोर से पढ़ने के लिए उपयोग की जाने वाली पठन तकनीकी। सेकंड नंबर, पाठे मुख्यम अथवा सामान्य विचारम ज्ञातुम प्रयुक्तम विधि। पाठ, किसी पाठ में मुख्य सामान्य विचार जानने के लिए प्रयुक्त विधि है। पाठ्य विशिष्ट सूचनाम ज्ञातुम प्रयुक्तः विधि। किसी पाठ को विशिष्ट जानकारी को पहचानने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है। प्रत्येकम अनुच्छेद से केवलम प्रथमम वाक्यम पठितुम प्रयुक्तो विधि। प्रत्येक पैराग्राफ में केवल पहले वाक्य को पढ़ने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है। तो पठन में विहंगम दृष्टिपात क्या होता है 21 क्वेश्चन में, इसमें जो हो जाएगा वो सरसरी निगाह से चीज़ों को देखना। कोई अनुच्छेद आप पढ़ रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, पाठ्य मुख्यम अथवा सामान्य विचारम ज्ञातुम प्रयुक्तम विधि। सरसरी निगाह से उस पर फोकस करना कि उसमें इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, पाठ्य मुख्यम अथवा सामान्य विचारम ज्ञातुम प्रयुक्तम विधि। सामान्य विचार को ज्ञान करने के लिए प्रयुक्त विधि। इसके बाद देखिए मूलभूतम तथ्यम अथवा प्रस्तावना यदि विश्वास व्यवस्थाया व्यवहारस्य अथवा तर्क श्रृंखलाया आधारो भवति कथ्यते। क्या कही जाती है, मूलभूत तथ्य तथा प्रस्तावना, वह मूल तथ्य या प्रस्तावना जो किसी विश्वास प्रणाली, व्यवहार या तर्क की श्रृंखला का आधार बनाता है। व्यवहारस्य तथा तर्क श्रृंखला को आधार बनाता है, आधार होता है, वो क्या कही जाती है, सिद्धांत कही जाती है, भाषा कही जाती है, शिक्षण या फिर तर्क संगति। तो देखिए सिद्धांत कही जाती है, क्यों कही जाती है ये भी जान लीजिए। सिद्धांत एक ऐसी अवधारणा है जो सिद्ध करने के लिए प्रयोग होती है। ठीक, जो हमें क्या करती है, जो कुछ हमें करना था वह हो चुका। ठीक, और अब स्थिर मत को अपनाने के लिए, जो करना था वो हो चुका, अब एक स्थिर मत को अपनाने का जो समय है वही सिद्धांत कहलाता है कि स्थिरता होती है। सिद्धांत में क्या होता है, स्थिरता होती है। तो व्यापक अवधारणाओं में आदर्शों की नींव रखी जाती है, नियम नीति पर आधारित होते हैं। ठीक, नीति का एक आधार है ये, यह किसी तर्क को सिद्ध करता है, तो यही सिद्धांत कहलाता है। भाषा ये नहीं हो सकता, शिक्षण भी नहीं है, इसमें तर्क संगति भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर सिद्धांत हो जाएगा। सिद्धांत क्या है, किसी तर्क को सिद्ध करने का कार्य करता है। ये एक ऐसी व्यापक अवधारणा है जिसमें आदर्शों की नींव, नियम और नीति एक आधार स्वरूप रखे जाते हैं। इसके बाद देखिए अध्यापन विधि क्या निर्देश देती है। कथम पठितव्यम किम पठितव्यम। एक अध्यापन की नीति जो है वो क्या, कैसे पढ़ाएं ये होता है, या फिर क्या पढ़ाना है, या फिर किसे पढ़ाना चाहिए, या फिर कहाँ पढ़ाना चाहिए। तो अर्थ बता देती हूँ, कैसे, किम क्या, किसे, कहाँ, कुत्र कहाँ। तो अध्यापन विधि शिक्षण का उद्देश्य यही होता है कि विद्यार्थी को अधिक से अधिक सीखने का अनुभव प्राप्त कराएं, कैसे पढ़ाया जाए, बाकी बच्चा जो है वो आसानी से सीख ले। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा, कथम पठितव्यम, बच्चे को कैसे पढ़ाएं। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 24 नंबर, भाषा या अध्यापने अभिनय पहेलिकाः समस्या प्रश्नोत्तरम इत्यादयः कथ्यते। भाषा अध्यापन के विषय में, भाषा शिक्षण में अभिनय पहेलियाँ, समस्या प्रश्नोत्तर आदि क्या कहा जाता है, विधि, पक्ष या फिर अध्यापन प्रविधि या फिर
योजना कही जाती है। तो भाषा अध्यापन में ये जो है वो शिक्षण प्रविधियाँ क्या होती हैं? विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण, जो विषय वस्तु की प्रस्तुति की जाती है उसको रोचक और प्रभावी उद्देश्यपरक बनाने के लिए जिस उपागम को काम में लाया जाता है वो शिक्षण प्रविधियाँ होती हैं। उपागम क्या होता है? उपागम क्या होता है? उपागम शिक्षण विधियाँ शिक्षण उपागम पर आधारित होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भाषाया अध्यापने अभिनय पहेलिकाः, भाषाया अध्यापने अभिनय पहेलिकाः समस्या प्रश्नोत्तरम इत्यादयः कथ्यम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अध्यापन प्रविधियाँ होती हैं। ठीक, मैंने आपको प्रविधि का मतलब बताया ना, ऐसा विषय वस्तु जिसका प्रस्तुतिकरण को रोचक बनाया जाए, किसी के सामने इस तरह प्रस्तुत किया जाए कि वो एकदम रोचक हो जाए और उसका कोई भी उद्देश्य भी होना चाहिए। हम उद्देश्य के उद्देश्य के बेसिस पे जब हम चीज़ों को रोचक बनाते हैं तो वही कहलाता है अध्यापन प्रविधि। योजना विधि या फिर पक्ष नहीं होगा। इसके बाद देखिए समेकित मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट दो होते हैं, एक समेटिव एक फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है, योगात्मक मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। देखिए रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? इसमें हम फीडबैक देते हैं और क्या करते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, ये लगातार चलता रहता है। इसमें बच्चों को पढ़ाने के बाद उनका परीक्षण किया जाता है। इस मूल्यांकन से बच्चा क्या होता है, भय मुक्त हो रहता है, वो डरता नहीं है, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। धीरे धीरे चीज़ों को दैनिक जीवन में वो प्रयोग करके मूल्यांकन करना सीखता है, मतलब उसका मूल्यांकन किया जाता है। और योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, वो सत्र के अंत में किया जाता है। बस ऐसे थोड़ा थोड़ा आप जान लीजिए कि शैक्षिक व्यक्तिगत या व्यवहारिक मूल्यांकन, ये छात्र जो है योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, सत्र के अंत में जब उसका मूल्यांकन किया जाता है अंक के द्वारा, तो वो ही योगात्मक योग, इससे आप रिलेट कर लीजिए। तो 25 जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। विशेष कालावधि वधौ छात्रस्य योग्यतानां निर्णयं करोति, तो ये राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए छात्र से प्रगति विषय केंद्रित भवति, प्रगति पर विशेषता, ये तो सतत और व्यापक मूल्यांकन रचनात्मक हो जाएगा। विद्यालय से साप्ताहिक परीक्षा, ये भी व्यापक, उसमें सतत और व्यापक मतलब रचनात्मक में आ जाएगा। अधिगम निर्माणात्मक भवति तथा अधिगम पुनर्निवेशम प्रदाति, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को निवेश करके पढ़ाना, अधिक रचनात्मक और अधिक पुनर्निवेश करके पढ़ाना उनको। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 26 सहपाठी प्रतिपुष्टि क्या होता है? अब इसको देखिए, सहपाठी के द्वारा दी जाने वाली जो प्रतिपुष्टि है वो क्या कहलाती है? पाठ्यपुस्तक के लेखने न प्रयुक्त, मतलब किसी भी तरह के लेखन में कभी भी प्रयोग नहीं होती है, ये प्रयोग नहीं करनी चाहिए। या फिर अध्ययन अध्यापन प्रक्रियासु न प्रयोक्तव्य, अध्ययन अध्यापन में इसको प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर पाठ्य पुस्तक लेखने यथावसरम प्रयोक्ता, पाठ्य पुस्तक लेखन में कभी कभी प्रयोग करना चाहिए। यथावसरम मतलब कभी कभार। पाठ्य पुस्तक लेखने नियमित रूपेण प्रतियोगिता, लेखन में नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेखन में सहपाठी प्रतिपुष्टि क्या होती है, लेखन में नियमित रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो लेखन में नियमित रूप से प्रयोग किया जाता है। सहपाठी प्रतिपुष्टि होता क्या है? साथी के द्वारा आकलन किए जाने के बाद उसकी प्रतिपुष्टि या फिर लेखन के साथ अधिगम में नियमित रूप से प्रयोग करना। ठीक, वो जो आकलन करता है, आकलन क्या है? एक रचनात्मक प्रक्रिया है। ठीक, सुधार के उद्देश्य मतलब गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़ों को एकत्र किया जाता है इसमें। और सहपाठी प्रतिपुष्टि में बालक जो है वो त्रुटि को पहचान कर उसमें सुधार करने में सक्षम हो जाता है।
इसके बाद 27 देखिए, अस्माभि भाषा कक्षासु चतस्र योग्यता, 4 योग्यताएं कौन कौन सी हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक, तो इसमें जो 4 योग्यता है भाषा कक्षासु में, वो भाषा कक्षाओं में हमारी 4 योग्यताएं हैं। उनका क्या करना चाहिए? निर्मातव्य, उसका निर्माण करना चाहिए। संयोजितव्य, संयोजन करना चाहिए। उपेक्षितव्य, नज़रअंदाज कर देना चाहिए। पृथक कर्तव्य, उनको अलग कर देना चाहिए। जब हम उनको अलग कर देंगे तो कैसे सीखेंगे? हीरा राइट रॉन्ग हो गया। नज़रअंदाज तो बिल्कुल नहीं, उपेक्षितव्य मतलब नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। निर्मातव्य, उसको बनाना चाहिए नहीं, वो तो बनी बनाई होती है। संयोजितव्य, आप उनको इंटीग्रेट करेंगे, उनको क्या करेंगे? उनको संजो कर रखेंगे, संयोजित करेंगे। ठीक, रिलेट करेंगे। भाषा कक्षा में 4 योग्यताएं जो हैं, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद 28 देखिए, कस्मिन् वयसि बालकाः बहुविधानि मात्रा संयोजनानि कुर्वन्ति। किस प्रश्न में बच्चे एक से अधिक जो है मात्रा का संयोजन करते हैं? तो देखिए, द्विचतुर्मासा मध्ये 2 से 4 महीने, द्वादश अष्टादश मासान मध्ये 2 से 8 महीने, द्वादश मतलब 12 से 18 महीने, द्वित्रिवर्षाणि मध्ये 2 से 3 वर्ष, या फिर षड अष्टवर्षाण मध्ये 6 से 8 वर्ष के बीच में। 2 से 4 महीने में बच्चा क्या करता है? आवाज़ को सुनता है, बात करते समय चेहरा देखता है, ध्वनि की ध्वनि पर कोई आवाज़ सुनाई देती है तो उस पर प्रतिक्रिया देता है। और 12 से 18 सेकंड में क्या हो जाएगा? हर समय बच्चा सुनने वाले शब्दों का मतलब समझने और शब्दों को साफ साफ कहने की कोशिश करता है। ठीक, सरल शब्दों के साथ आसपास के लोगों को बुलाना, ये सब 12 से 18 वर्ष में करता है। फिर 2-3 वर्ष में क्या होता है? इसमें बच्चे 2-4 शब्दों को मिलाकर बोलना, अपनी चीज़ों को करना, अपनत्व की भावना से आ जाता है। मेरा कप, मेरी माँ, सांकेतिक शब्दों को पहचानता है। और 6 से 8 वर्ष में आत्मविश्वास आ जाती है, उसमें योग्यता की भावना आ जाती है, विकास और तर्क करना सीख लेता है वो। तो 28 जो है इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो इसमें ये षट अष्टवर्षाण मध्ये मतलब बहुविधानि मात्रा संयोजन, राइट आंसर 4th नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 29, यदा कश्चित् अध्यापकः शिक्षणे दोषान् अपहर्तुम् आवश्यकानि संशोधनानि करोति इदं कथ्यते। यदा जब कोई शिक्षक शिक्षण में त्रुटियों को दूर करने के लिए आवश्यक सुधार करता है तो ये क्या कहा जाता है? संशोधनात्मक पाठ कहा जाता है, सक्षमता परीक्षा कहा जाता है, समूह अध्यापन, निदानात्मक। तो देख लीजिए, सबसे पहले इसमें देखिए मैच कर रहा है, दोषों को अपहर्तुम, दोषों को हटाना, दोष को हटा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें क्या हो जाएगा? इसमें राइट हो जाएगा निदान करना। कोई अध्यापक है जो शिक्षक शिक्षण में त्रुटियों को दूर करने के लिए आवश्यक सुधार करता है, संशोधन नहीं, सक्षमता भी नहीं, समूह अध्यापन भी नहीं करता है। इसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th नंबर, निदान। आवश्यक संशोधन मतलब निदान कर रहा है वो। निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है? नियम से उदाहरण की ओर। बच्चा जब कोई त्रुटि करता है तो उसको सही करके उसको सही चीज़ दिखाना, वही निदानात्मक मूल्यांकन परीक्षण हो जाएगा। सॉरी, मैंने जो निगमनात्मक बताया, नियम से उदाहरण की ओर, ये निगमनात्मक हो जाएगा। और ये निदानात्मक जो होता है वो कैसे? त्रुटियों को सुधारना, उसमें गलतियों को सुधारना, ये निदानात्मक में आ जाएगा। ठीक है, आगमन और निगमन विधि पढ़ा होगा ना, आगमन विधि और निगमन विधि वो अलग चीज़ है। ये निदानात्मक अलग है कि अगर कोई त्रुटि होती है, दोष होता है, दोष के बाद उसमें निदान करना, ये राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 30 लास्ट क्वेश्चन, प्रत्येकं भाषायाः ध्वन्याः संरचनाः शब्दावल्याः पृथक् पृथक् भवन्ति। भाषायाः इयं विशेषता दर्शयति यत् भाषा की ध्वनि संरचनाएं शब्दावलियाँ अलग अलग होती हैं। भाषा की यह विशेषता क्या दर्शाती है? भाषा स्वच्छंदता, भाषा योग्यता, विषय
विषय अस्ति भाषा, या फिर भाषा व्यवस्था अस्ति, या फिर भाषा जाति विशिष्टा अस्ति। तो देखिए भाषा, प्रत्येक भाषा की ध्वनि संरचना शब्दावली ये पृथक पृथक अलग अलग होती है। इसमें भाषा स्वच्छंद होती है। तो इसमें जो राइट आंसर 30 में हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd नंबर। भाषा क्या होती है? एक व्यवस्था है, स्वच्छंद नहीं है, अपने आप से नहीं। इसमें ध्वनि संरचना शब्दावली सारी चीज़ें होती है, ठीक। और भाषा योग्यता विषय अस्ति, या फिर भाषा जाति विशिष्ट, नहीं किसी जाति को नहीं पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं, ये भी गलत है। तो इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा व्यवस्था अस्ति। ध्वनि जिसका प्रयोग विचारों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है, ठीक। ध्वनि हो गया, संरचना, चीज़ों को हम संजो कर रखते हैं, इसकी संरचना करते हैं। शब्दावली, ये सब का अलग अलग प्रयोग, इससे क्या होता है? बच्चों में दक्षता के साथ साथ सहज अभिव्यक्ति का विकास सुनिश्चित होता है। जब ये सारी चीज़ें बच्चों में आ जाती है तो वो अपने अनुभव को साझा करता है, ठीक। प्रतीकों को वाचिक व्यवस्था के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3rd की प्रत्येक भाषा ध्वनि संरचना शब्दावली को अलग अलग होते हैं। भाषायाः इयं विशेषता दर्शयति, यह दर्शाती है कि भाषा व्यवस्था यह एक भाषा व्यवस्था है। तो आज का ये 30 क्वेश्चन यही ख़त्म होता है। 2016 का क्वेश्चन हम कल लेके आएंगे। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और आपको अगर ये अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। धन्यवाद।